आज हमारे साथ द न्यू क्लासेस के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार जी जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव से। आप तमाम दर्शकों का द न्यू क्लासेस की तरफ से शुक्रिया। अखिलेश कटियार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो चर्चा होनी है वो लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चर्चा होनी है। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि देश के आज़ाद हुए 50 साल से भी ज़्यादा हो गए। इस देश के अंदर जो लोकतंत्र जो अपनी एक सफ़र तय किया है, और इस लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक न्याय, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आज़ादी के इतने वर्षों के बाद लोकतंत्र और सामाजिक न्याय कहाँ तक पहुँचा है? सबसे पहले वीरेंद्र जी, मैं आपकी टीम को बधाई देता हूँ। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अध्ययन करने के बाद कहीं बहुत अच्छी नौकरी करके बहुत अच्छा करियर शुरू करने के बजाय आपने समाज की सेवा करने को चुना। और इस दौर में जब मीडिया की प्रासंगिकता पे, मीडिया के भरोसे पे, मीडिया के रोल पे पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं, उस दौर में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इस देश के ऐसे हिस्सों में जा जाके जनता के सरोकार रखने वाले सवाल जो आप उठा रहे हैं, इस काम के लिए न्यू क्लासेस की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि 70 साल की आजादी के बाद लोकतंत्र आज कहां खड़ा है। 70 साल की आजादी के बाद जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल जाता है कि इस देश में मजदूरों का हाहाकार मचा है, आप इस पे कुछ करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। संविधान के ने एक आपको अधिकार दिया है कि जब राज्य स्टेट्स अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से ना कर रहा हो या उससे मुंह मोड़ रहा हो, तो आप जिम्मेदारी को संभाल के स्टेट्स को जिम्मेदारी का आगाह करें। तो दोस्त, ऐसे दौर में जहां पे चंद लोगों के हाथ में ताकत इकट्ठी हो गई हो, तो लोकतंत्र चंद लोगों की तिजोरियों में बंद है। कुछ 130-140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में कुछ लाख लोगों के हाथ में सारी ताकतें सीमित हो गई हैं, और ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे बुरी स्थिति है वीरेंद्र जी। ये बात तो आपने जो बात रखी, इस देश ने इमरजेंसी भी देखा। एक दौर में इस देश के लोकतंत्र ने, इस देश की जनता ने इमरजेंसी को भी देखा। और अभी जो मौजूदा सरकार है, जिसके जो दूसरे कार्यकाल हैं, ये भी हम लोग देख रहे हैं। मोदी के प्रथम कार्यकाल में जिस तरह से नोटबंदी बिना किसी प्लानिंग के किया गया, उसी तरह से आप देखेंगे इस कोरोना महासंकट में भी जो देश में तालाबंदी, जो लॉकडाउन हुआ है, वो भी बिना कुछ प्लानिंग के किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है कि ये लोकतांत्रिक मूल्य जो है, जिनमें सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी होती है, उन हिस्सेदारी को, लोकतांत्रिक मूल्यों को दरकिनार किया गया है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, आपने एक शब्द कहा कि इस देश ने एक इमरजेंसी देखी, और ये देश अब ये एक दौर देख रहा है। इमरजेंसी किसे कहते हैं वीरेंद्र जी? जब मीडिया अपने दायित्वों का निर्वाह करना बंद कर दे, सवाल मीडिया ना करे, इस संविधान के जो इंस्टीट्यूशन है इस देश को चलाने वाले, वो सवाल करना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में जब कोई इंस्टीट्यूशन सवाल ना करे, मीडिया अपने सवाल नहीं करे, तो फिर उस स्थिति में आपको इमरजेंसी घोषित करने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी तो कहते ही उसे है, ये भी एक अघोषित इमरजेंसी ही है। एक इमरजेंसी कांग्रेस ने थोपी थी इस देश में, एक अघोषित इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी ने इस देश में थोप रखी है। आपने लॉकडाउन की बात कहे, नोटबंदी की बात कहे, वीरेंद्र जी, एक कमाल का सवाल इस देश के आम जनता के द्वारा आज दिमाग में आता है। आप शाम को और कह देते हो कि 4 घंटे बाद ये नोट नहीं चलेंगे,
सिर्फ 4 घंटे का मोहलत देते हो। शाम को 8 बजे टीवी पे आते हो, बोलते न रेल, न बस, न जहाज, घर से निकलना नहीं, 4 घंटे में सब बंद। फिर कोई एनालिसिस नहीं है कि आम आदमी किस तरीके की समस्याओं से जूझेगा, क्या होगा। और जब आपके राजस्व पे समस्या खड़ी होती है तो आप कहते तो शराब ठेके खोल दो, पेट्रोल पे जितनी मर्जी कीमतें बढ़ा दो, दिल्ली में शराब ठेका खोलो, 90% 80% कीमत बढ़ा दो। अपनी मनमर्जी का कैसा कानून चल रहा है। आप जिम्मेदारी वाले पद पे बैठ के इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द कानून बन जाएगा। करोड़ों करोड़ लोग भूखे प्यासे जीने को मजबूर हो जाएंगे, रोड पे चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, कुछ रोड पे दम तोड़ देंगे, कुछ कहीं एक्सीडेंट में मर जाएंगे, कोई पटरियों पे हो जाएगा, लेकिन आपका कोई सरोकार उससे नहीं है। अखिलेश जी, जैसे कि जो मजदूर हैं जो दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े महानगरों में कमाने के लिए जाते हैं, और अधिकतर बिहार, उत्तर प्रदेश, हिंदी पट्टी से लोग जाते हैं, और ये जो मजदूर होते हैं इनका जो सोशल बैकग्राउंड होता है, आप अधिकतर देखेंगे SC ST OBC समाज से आते हैं। तो मजदूरों के ऊपर इस कोरोना संकट में ध्यान न देना, एक बेहतर प्लानिंग नहीं कर पाना, क्या ये सामाजिक न्याय को एक तरह से दरकिनार करने वाली भी बात है? अभी आज एक बाराबंकी की घटना आई है कि एक कोई शुक्ला फैमिली है, उन्होंने आत्महत्या कर ली अपने 3 बच्चे और पत्नी के साथ। गरीब की कोई जात और धर्म नहीं है। सामाजिक न्याय कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन एक बात वीरेंद्र जी साफ हो गई है कि ये जो सरकार है ये गरीब आदमी की सरकार नहीं है। हमने जब इस देश में आजादी आई, आम आदमी को ये भरोसा हुआ था कि अब ये देश हमारा है, इस देश में हिस्सेदारी हमारी है, इस देश में जो लोग सरकारी नौकर हैं, अब सरकार हमारी है तो ये हमारे नौकर हो गए, हमारे साथ मालिक जैसा व्यवहार करेंगे, इसमें हिस्सेदारी हमारी होगी हर संसाधनों में। लेकिन इस लॉकडाउन ने ये साफ कर दिया है कि ये देश तुम्हारा नहीं है। एक पुलिस वाला डंडे हाँक रहा है, मुर्गा बना के चला रहा है, कहीं पे इकट्ठे करे बरेली में मजदूर, उनको केमिकल से धुलाई करने लगते हो। आप एक तरफ अमीरों को जहाज में बिठा के लाते हो, दूसरी तरफ गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। एक तरफ जो NPA किए हुए पैसे पड़े हैं, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि तुमसे ना कोई CAG, ना CBI, ना ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये कुछ नहीं पूछेगी, तुम जिसको चाहो मर्जी पैसा बांटो, लोन दो उनको। दूसरी तरफ लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब ये साफ है कि इस देश के आम आदमी के लिए ना यहां कोई लोकतंत्र है, ना उसके लिए कोई न्याय है, ना उसके लिए कोई संवैधानिक उसके अधिकार है। वो तो पशु की तरह जीने के लिए है। अब उसे ये तय करना पड़ेगा कि इस वातावरण में, इस परिस्थितियों में उसकी आने वाली संतानें कैसे सांस लेंगी, कैसे रहेंगी, और उसे अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए दोबारा कौन से रास्ते पे जाना पड़ेगा। जिस बात को आपने रखा उसी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए कि आप देखेंगे कि एक तरफ कोरोना महासंकट है इस मोदी काल में, मोदी के दूसरे शासनकाल में, वहीं पर आप पूरे देश के अंदर में और उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो सोशल एक्टिविस्ट, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, अब जिन समय उनकी गिरफ्तारियां बढ़ी है। और आप आरक्षण में जो हमला देखेंगे कि लगातार प्रमोशन से लेकर के तमाम जगहों पे आरक्षण को ख़त्म करना या कम करने की बात एक दौर चला है। तो ये जो गिरफ्तारियां हैं और ये जो आरक्षण पर हमला है, इसके बारे में इस काल में जो चल रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए कोई कायदे कानून जो संविधान ने तय किए हैं उसका इनसे कोई सरोकार नहीं है। हम पहले करते थे कि हमारा रिजर्वेशन इतना कम है, इतना बढ़ना चाहिए, इतना घटना चाहिए। इन्होंने रिजर्वेशन खत्म कर दिया, इन्होंने सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी,
सारे इंस्टीट्यूशन में, चाहे जितने गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी हो, आपके कैबिनेट जो मंत्रालयों में नौकरियां, सब जगह पे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, अपने घर की तरह भर्ती करते हैं। इन पे कोई सवाल नहीं है। इन पे सवाल करोगे तो देशद्रोही हो आप। गिरफ्तार करने के लिए इन्हें कोई वजह नहीं चाहिए, ये उठा के जेल में बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में इनकाउंटर हुए हैं, जिसको मर्जी उठा के आप गोली मार दोगे। ये लोकतंत्र को कमजोर करके, लोकतंत्र को बचाने वाली संस्थाओं को खत्म करके, ये इस देश को एक ऐसे इरा में ले जाना चाहते हैं जैसे जिसे रियल में जंगल राज के, जिसकी ताकत है, जिसकी लाठी है, उसकी भैंस होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो अब ये सवाल कि सामाजिक न्याय, आरक्षण, हिस्सेदारी, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। जब यहां पे आपने लेके लाठी गिरा के मारा मजदूरों को। यार, एक पिक्चर बहुत पॉपुलर हो रही है, एक छोटा सा वीडियो है, एक मां प्लेटफार्म पे मरी हुई पड़ी है, एक बच्चा उसके पल्लू से खेल रहा है, वो खींच रहा है। वो भूख से मरी है, कोई मर्ज से नहीं। एक कई जगह पे प्लेटफार्म के नीचे ट्रेन के अंदर जो पड़े हुए चावल उन्हें बीन के खाते हुए लोग दिख रहे हैं। 21वीं सदी में आप चंद्रमा पे पहुंचने की बात करते हो, पूरी दुनिया में आप बराबरी की बात करते हो, भारत में भूख से लोग मर रहे हैं। कौन सी बात करते हो आप? ये भूख से मरने की जो स्थिति है, कह सकते हैं कि मोदी है तो ही मुमकिन है। इनके राज्य में सब कुछ मुमकिन है। किसान के लिए अभी आपने सुना 2-4 दिन पहले, सरकार का जो मिनिमम समर्थन मूल्य है उसको हटा दिया गया। आप जिस मर्जी रेट में बेचें, जिस मर्जी रेट में बेचने की आजादी नहीं है। आप किसी भी रेट में खरीदिए उनकी फसल, अब आप पे कोई अपराध नहीं माना जाएगा, उस चीज की आजादी है। हर तरह से जिम्मेदारी से मुंह फेर लेना, कुछ पूंजीपतियों के गिरफ्त में रह के उनके एजेंट की तरह काम करना, अब तो सरकार यहां पे आके खड़ी है। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो खास शख्सियत आज जिनसे बातचीत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार जी हैं, और उनसे अगर कोई सवाल हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं तो वो इस लाइव में कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को लिख सकते हैं। उस सवाल को हम लोग अखिलेश कटियार जी से पूछेंगे और उनके सामने रखेंगे। आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपकी पार्टी का जो मुख्य जनाधार है वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और इस कोरोना संकट के पहले भी और कोरोना संकट के समय में भी जो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा जो राजनीतिक हालात है, सामाजिक हालात के बारे में तो सारे मीडिया, सारे लोग देख रहे हैं। जो राजनीतिक हालात हैं और सामाजिक मुद्दे के साथ जुड़े हुए जो राजनीतिक हालात क्रिएट हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से रखें तो दर्शकों को समझने में ज्यादा आसानी। देखिए बीरेन जी, जो राजनीतिक और जो सामाजिक हालात है, आज जो सबसे बुरी जो बात है वो लोगों के दिल में विश्वास नहीं रहा है। लोग ये मानते हैं कि राजनेताओं और राजनीति से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, किसी की सरकार को कैसे कर दे, इस तरीके का जो माहौल पिछले 2.5-3 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया है, इसके संदर्भ में हमारे कुछ दर्शक हैं, इनके साथ भी मैं साझा करना चाहता हूं। आज इस समय ये बात आ रही कि सरकार के पास पैसे नहीं, क्योंकि सारे एनपीए हो गए, जिनको पैसे पूंजीपतियों को दिए गए वो सब डूब गए। इन समाजवादियों ने 1900 देश में समाजवादियों ने बहुत सरकारें चलाई हैं। एक 67 में समाजवादियों की सरकार थी, और उस समय भी स्थिति, कांग्रेस के बाद जब सरकार आई थी तो स्थिति खराब थी, राज्य के पास पैसे नहीं थे। तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे माननीय रामस्वरूप वर्मा, उन्होंने कहा कि ये पूंजीपति इतना पैसा मार गए, कहते देने के लिए है नहीं, और ये लंबी कारों में घूमते हैं, इतने बढ़िया घरों में रहते हैं, इनके जीवन स्तर में कोई खर्चे में कटौती नहीं है, ये डूबे कैसे? इनके डूबा हुआ मुझे दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने उनके घर की बिजली काटी, उनकी गाड़ियां छीन ली, उनको कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे सरकार के देने के लिए नहीं है तो एसी में रहने की और कार पे चलने की आपको जरूरत नहीं है, आप भी सरकारी बस में चलो। तो उस परिस्थिति में समाजवादियों ने उनसे ऋण वसूल करके जनता का पैसा जनता को लौटाया है। हम इस समय जो एक अविश्वास का माहौल है राज्य में,
उत्तर प्रदेश में, देश में, हम समाजवादियों के पास एक 70-80 साल का जो इतिहास समाजवादियों का है, हमने अपने ही संगठन में अगर लोकतंत्र के खिलाफ जब सरकारें चली हैं तो अपनी सरकारों को भी गिराने का इतिहास इन्हीं समाजवादियों के पास है। केरल की सरकार, आपको अगर याद होगा, किसानों पे जब गोली चली थी तो लोहिया जी ने जाके खुद सरकार गिराई थी। बिहार में महामाया सिंह की जो सरकार थी, जब अकाल पड़ा था, अनाज बांटने में दिक्कत आई, तो उन्हीं समाजवादियों ने जगदेव बाबू ने उनकी सरकार गिराई थी। तो हम इस तरीके के राजनीतिक मूल्यों का समाजवादी लोग प्रतिनिधित्व करते हैं कि विपरीत परिस्थिति में टूटे हुए विश्वास को जोड़ के एक नई उम्मीद पैदा की जाए। और हम एक बात बीरेन जी कहते हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस उम्मीद को हम लोग जिंदा रखें। बात तो आपने सरकार बनाने, गिराने और विपक्ष की भूमिका में भी समाजवादी कई जगह पे रहे हैं, और खास करके अभी मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। और जो कोरोना संकट जो अभी गहराया है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, भाजपा की सरकार है, एक तरह से नाकाम रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपने क्षमता के अनुसार, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बसों को भेजने का काम हो, या समाजवादी पार्टी अभी कई जगह पे गए हैं, इस तरह के जो राहत कार्य हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी हैं। तो ये राहत कार्य तो एक बात है, लेकिन जो असल समस्या आने वाली है वो 1 महीने 2 महीने के बाद आने वाली है, क्योंकि जो रोजगार का सवाल है, तो इन सवालों पे समाजवादी पार्टी सड़कों पर, विधानसभा के अंदर राहत कार्य के अलावे कैसे निपटेगी, एक विपक्ष होने के नाते? वीरेंद्र जी, बहुत गजब का सवाल है ये आपका। सिर्फ निंदा नहीं, समाजवादियों के पास विकल्प भी है। आज जब ये बात तय हो गई है कि शहरों में उनके रहने लायक वातावरण नहीं है, शहरों में उन्होंने जिनके लिए वो काम करने गए थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। हजारों हजार किलोमीटर पैदल चल के जो लोग गांव में बसे वापस आए हैं, अब वो वापस शहर नहीं जाना चाहते। तो ऐसी स्थिति में निपटेंगे कैसे? मुझे नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई एजेंडा है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अभी एक बिहार के अंदर सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम है बिहार सरकार के, वो कहते हैं कि हम इन मजदूरों को वापस नहीं जाने देंगे, हम इनको यही रोजगार देंगे। तो किसी पत्रकार मित्र ने पूछा कैसे दोगे, तो वो कह रहे हम मजदूरों से पूछेंगे किस फैक्ट्री में आप काम करते थे, क्या काम है उस फैक्ट्री वाले को हम जाके बोलेंगे कि आप फैक्ट्री लगा हुआ के। मतलब क्या वाहियात जवाब है। लेकिन जो आपने हमसे सवाल किया है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार 2022 में बनेगी, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारी पूरी मीटिंगें इस बीच में ऑनलाइन चली हैं। उन्होंने कहा कि रीजन वाइज जो जो क्षेत्र हैं, हमने उस सरकार में जो कदम लिए थे, जो रोड बनाए थे, हाईवे बनाए थे, उनके बीच में मंडियां बनाई थी, जो उत्तर प्रदेश के परंपरागत धंधे रहे उनको स्थापित करना, कृषि को निर्भर करके उनको बाजार से जोड़ना, क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करना, शिक्षा के तंत्र को और विकसित करना। उत्तर प्रदेश में 2022 में अगर जनता ने हमें सरकार चलाने का न्योता, ये जिम्मेदारी दी, तो उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये माननीय अखिलेश जी ने इसका रोड मैप तैयार किया है कि कैसे रोजगार सृजित किए जाएंगे, उनको बाजार से कैसे जोड़ा जाएगा, उन्हें कैसे अपने पैरों पे खड़े होने की जो स्कीम हम समाजवादी शुरू से बनाते आए हैं, अखिलेश जी ने उनको नए सिरे से बना के, और हम नीतिगत अपनी मीटिंगों में इस बारे में जिक्र करेंगे कि आपकी बेरोजगारी हम दूर कैसे करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह भाषण नहीं होंगे। अखिलेश जी ने कहा कि सिर्फ विरोध नहीं, आप उन्हें कंक्रीट बताएंगे कि बेरोजगारी दूर करने की हमारी नीति क्या है, किसान को आत्मनिर्भर करने की हमारी नीति क्या है, दलितों को उनको अपने पैरों पे खड़ा करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारी नीति क्या है, और 5 साल में उत्तर प्रदेश कहां होगा और ये विकास की रेखा कैसे कैसे होके जाएगी। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने इसकी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके हम सिपाहियों को जिम्मेदारी दी है कि इसको इस तरीके से जनता के बीच में लेके जाना है।
अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। और आपने जो रोजगार का सवाल किया, मैं एक जानकारी के लिए भी बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश छोटे छोटे रोजगारों का एक बड़ा हब रहा है। वहाँ पे जो बुनकर जातियां हैं, खास करके पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे जो बुनकरी का जो काम है, बुनकर जातियां जो हैं, और वो अल्पसंख्यक समुदाय से भी आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और इस तरह से कई हुनरमंद, जिसको काश्तकार जातियां बोलते हैं, आर्टिजन कास्ट बोलते हैं, कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, इस तरह के सोनार हैं, कई जातियां हैं, कई जातियां दलितों में भी हैं। इन जातियों के जो खुद के जो रोजगार थे, क्योंकि ये अपने घर पे वो खुद के मालिक भी थे, खुद के मजदूर थे। ये लोकल जो रोजगार है, इनके जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन थे, जो परंपरागत पेशे थे, बर्बाद होने की वजह से ये मजदूर के तौर पर शिफ्ट हुए दिल्ली मुंबई में। अब वहां पर काम वही कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वो मजदूर हैं। अपने घरों पे ये खुद बुनकर मालिक भी होते थे, मजदूर भी होते थे। तो समाजवादी पार्टी पहले भी सरकार बनाई है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी आएगी। तो इन बुनकर जातियों के लिए, काश्तकार जातियों के लिए, हुनरमंद जातियों के लिए आपके पास क्या एजेंडा है, क्या प्रोग्राम है, आपने पहले क्या किए हैं, और आपके मैनिफेस्टो में कितना जगह मिल पाएगा? देखिए, ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है। ये समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये नई समाजवादी पार्टी है। यहाँ पे जो नौजवान लोग हैं, जिनके पास समाज को दिखा देने की नई दिशा है, उसको जमीन पर उतारने का दृढ़ संकल्प है, और समाज में व्याप्त बुराइयों को कैसे दूर करेंगे, उसके पूरे एजेंडे हमारे पास है। आपने ये कहा कि ये जो काश्तकार, कारीगर जो जातियां रही है, अगर आज से 20-30 साल पहले आप जाएं तो गांव में कोई मजदूर नहीं होता था। जब किसान के खेत में, खलियान में जब गेहूं इकट्ठा होता था, धान इकट्ठा, कोई फसल आती थी, तो कुम्हार के घर पे, नाई के घर के, इन सभी जातियों में नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार और जो सब जातियां थे, और जो खेतिहर मजदूर थे, जो खेतों में हमारे साथ काम करते थे, सबके घर में लगभग बराबर का गेहूं और अनाज पहुंचता था। हम लोग एक इस तरीके की ग्रामीण व्यवस्था में रहते बसते रहे, लेकिन उस व्यवस्था को तोड़ के उससे व्यापारीकरण किया गया। ये अपने आप नहीं टूटा है, हमने दुनिया के मॉडल को अपनाया, अपनी परिस्थितियों को समझे बगैर। समाजवादी लोग हमेशा इस बात का विरोध करते रहे। वो कहते रहे कि शहर मत बसाओ, गांव में ही रोजगार के अवसर लाओ, गांव को ही संपन्न बनाओ। गांव संपन्न होगा, शहरीकरण रुकेगा, शहरों पे लोड कम होगा, विकास ज्यादा होगा। तो समाजवादी पार्टी इस जो ग्रामीण रोजगार है, ग्राम के विकास का जो मॉडल है, और जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो भारत को एक डंप करने का उपभोक्ता बना दिया है पूरी दुनिया में, उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग अगली बार सरकार में आए तो उसके लिए हम नीतियां बनाएंगे कि हमारे जो गांव और देहात में जो प्रोडक्ट बने उनको सरकार प्रमोट करे, उनको सरकार उसका मूल्य दिलाए, ये काला बाजारी रोके, और इसकी जो विकास की जो रफ्तार है उसमें सबकी हिस्सेदारी बना के पटरी पे लेके आए। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने जब भी हम लोगों की बात, इस बीच में कोरोना में ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो पार्टी की रणनीति पे जो चर्चा हुई है, उस पे ये बात स्पष्ट की गई है कि विकास में सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हुए समाजवादी विकास का रास्ता निकाल के लाना है। एक दर्शक है हमारे साथ जुड़े हैं, उनका एक सवाल है, मैं ले लेता हूं। जी प्लीज। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हत्या के बारे में और जातिगत हत्या में बताने का कष्ट करेंगे, जो जातिगत हत्याएं हो रही हैं। इसका डेटा तो इस समय मेरे पास तुरंत में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो क्राइम बढ़ रहा है ये सरकार द्वारा प्रायोजित क्राइम है। सरकार एक जाति विशेष की मानसिकता और उनको उकसाने और बढ़ाने के मॉडल पे चल रही है। अभी मैं प्रतापगढ़ गया था, वहां पे जिस गांव को जलाया गया, तोड़ा गया, महिलाओं को बुरी तरह मारा गया, जो महिलाएं नहा रही तो उनको बाथरूम से निकाल लिया गया। इतनी जो बीभत्स घटना वहां हुई वो पुलिस के सामने की गई, और एफआईआर लिखाने के लिए जो उनके सहयोगी दलों कहते हैं हम संघर्ष करते हैं। तो इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन एक बात हम इस अपने जो साथी मित्र ने जो सवाल किया है उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये मिथ्या अभिमान
कि सत्ता इनके पास हमेशा रहेगी, उस अभिमान में चूर, जो नशे में चूर जो सरकार और उसके संचालक होते हैं, उनकी प्रवृत्ति को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में आप देखें तो पिछले दौर में और इस भाजपा के सरकार में एक तरह से दलित और पिछड़ी जातियों के ऊपर लगातार हमले, जिनको राज्य प्रायोजित हमला आपके हिसाब से आप जैसे बोलना चाहते हैं, उसी तरह से महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याएं बढ़ी है। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका है। इस तरह के जो हत्या या बलात्कार है उनको रोकने का काम सरकार की है, लेकिन सरकार को होश में लाने के लिए भी विपक्ष को एक भूमिका सड़कों पर अदा करनी होती है। तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, बलात्कार बढ़ा है और ये पिछड़ी दलित जातियों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जो लगातार हमले बढ़े हैं, इसमें विपक्ष के तौर पर, विपक्ष की भूमिका में आप समाजवादी पार्टी को या फिर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात में आप कैसे देखते हैं? ये जो दर्द ये राज्य झेल रहा है, महिलाओं पे, बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं को कहीं जला देना, कहीं मार देना, इसका एक बड़ा कारण वीरेंद्र भाई ये भी है कि जिसका अपना कोई परिवार नहीं होता, वो समझता नहीं कि परिवार होता क्या है। योगी जी बाबा है, साधु है, घर की महिला के साथ जब उत्पीड़न होता है तो उसका दर्द क्या होता है ये वो कभी नहीं समझ सकते। लोहिया जी ने लास्ट टाइम में अपने जीवन के आखिरी दौर में ये कहा था कि हम ये मानते थे कि अविवाहित होके समाज का ज्यादा सेवा की जा सकती है, लेकिन मैं आखिरी समय में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि परिवार का दर्द, परिवार चलाने की समस्याएं, आम जीवन की समस्याएं एक शादीशुदा पारिवारिक आदमी ही समझ सकता है। इसलिए योगी जी छड़े छट्टे हैं, न इन्हें आज की चिंता न कल की। किसी की औरत के साथ अत्याचार हो, किसी की बेटी के साथ अत्याचार हो, ये उनकी संवेदना से परे की बात है। यहां कई जगह पे चर्चा आती रहती चेले मिलेम की, वो सब होता रहता है, बाकी तो जिम्मेदारी का तो कहीं कोई हिसाब हमें दिखाई नहीं देता है। भाजपा का जो आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, जो जनाधार बढ़ा है, एक छोटी सी पार्टी के रूप में सरकार बनाना पूर्ण बहुमत के तौर पर, एक तो उनकी राजनीति का जो मुख्य एजेंडा रहा है हिंदूकरण, हिंदूवादी राजनीति जो रहा है, और उसका एक एक्सपेरिमेंट करने की जो लैब रही है वो उत्तर प्रदेश रहा है। वहीं पर अगर जाति संरचना के हिसाब से देखें तो जो सवर्ण जातियां, उन्होंने भी एक बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ रुख किया है। लेकिन जो बहुजन समाज है, जिनमें दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सारे इस तरह के जो हाशिए के लोग हैं, हाशियों की जातियां हैं, वो इनमें आते हैं। आज के दौर में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये बाइफर्केशन नहीं है पिछड़ा और अति पिछड़ा का, लेकिन बिहार में, झारखंड में और कई राज्यों में है। और उत्तर प्रदेश में भी समय दर समय ये सवाल उठता रहा है। कई कमेटियां बनी हैं, भाजपा के दौर में भी कई कमेटियां बनी हैं, वो लागू नहीं हो पाया है। और अति पिछड़े जातियों का एक बड़ा हिस्सा आज की डेट में भाजपा के साथ रुख किया है। ये बात भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक सच है, जिस तरह से उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो अति पिछड़े के सवाल को लेकर के, जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, जिनमें काश्तकार जातियां, हुनरमंद जातियां भी, कई इस तरह के मजदूर जातियां भी हैं, श्रमिक जातियां हैं, जो भूमिहीन है, अत्यंत पिछड़ी जातियों का एक बड़ा हिस्सा भूमिहीन है, जिनके पास जमीनें नहीं है, वो कृषि कार्यों में डिपेंडेंट हैं। तो अति पिछड़े जातियों का जो रिजर्वेशन है, जो उनका राजनीति में प्रतिनिधित्व है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी, पुरानी समाजवादी पार्टी और नए दौर में अखिलेश जी के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी काम कर रही है, इसमें क्या फर्क महसूस कर पा रहे हैं और आगे को लेकर के अति पिछड़े जातियों के लिए क्या एजेंडा है? सामाजिक न्याय पूरा तभी होता है जब आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक भी विकास की बयार पहुंच जाए। ये समाजवादियों का मानना रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो अब समाजवादी पार्टी है, इसमें यह बात स्पष्ट है कि हमें जो मोस्ट ओबीसी की जो जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां, जिन्हें कारीगर समाज भी हम कहते हैं, इनके बहुत सारे नेताओं को हमारी पार्टी में हर जगह इन्हें जगह मिल रही है। और इनको किस तरीके से पार्टी के फैसलों में शामिल जो किया जा रहा है,
वो एक नया उदाहरण है समाजवादी पार्टी का। हम चाहे एमएलसी का मामला हो, चाहे राज्यसभा का मामला हो, चाहे टिकट देने के मामले में हो, चाहे रोजगार और आरक्षण के मामले में हो, समाजवादी पार्टी का टोटल नए एजेंडे हैं कि सबके हिस्से को उनके तक पहुंचाया जाए। और जो प्रतिनिधित्व का मामला है, दल में भी आके वो लोग हमारे साथ तय करें कि समाज के लिए, उन अति पिछड़ी जातियों के लिए क्या अच्छा है। और जब भी सरकार आएगी तो भी आपको ये समन्वय उसमें साफ दिखाई देगा कि हर फैसले में और हर उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी संख्या और आबादी के अनुरूप में दिखेगा आपको। आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति देखें तो कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है और जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी पिछड़े समाज के एकदम से हाशिए के जाति से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं। तो कांग्रेस तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये अति पिछड़े का वोट या फिर जो उनकी एक गोलबंदी है, जो भाजपा के खिलाफ, जो भाजपा से तोड़ने की एक रणनीति है, कांग्रेस उसमें आगे निकलता हुआ आपको नहीं लग रहा है? नहीं, कांग्रेस अपना जो अतीत का जो हिसाब किताब है, इस 70 साल के देश की जो उम्र है उसमें 55 साल से ज्यादा तो कांग्रेस ने ही शासन किया है। तो 55 साल में आपके पास बताने को क्या है? देश को आपने कहां ले जाके खड़ा किया है? आखिर इस स्थिति में आज देश आपसे सवाल करेगा कि आपको हमने इतना अवसर दिया, उसके अनुरूप आपने चीजें व्यवस्थित नहीं की। मोस्ट ओबीसी के नेता, एक एमएलए जो है, उनको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन देश में जो कांग्रेस में जो चलना है और जो वहां बैठे हुए लोग हैं, वहां पे मोस्ट ओबीसी और इन चीजों का मामला आपको अलग है। समाज तय करेगा परफॉर्मेंस के हिसाब से। हमें लगता है कि वो चीज हमारे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। दर्शकों की तरफ से एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो अभी प्राथमिक विद्यालय के टीचर की भर्ती में जो धांधली हो रही है और ओबीसी और एससी एसटी के छात्रों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनका हक छीना जा रहा है, उसके बारे में बताने का कष्ट करें कि समाजवादी पार्टी क्या सोचती है। इसमें जो भी अनियमितताएं बरती जा रही सरकार के द्वारा और उसमें दलित और पिछड़ों का हक मार के जो सवर्णों के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी इन सभी भर्तियों की समीक्षा करेगी और जिसकी जो संवैधानिक तरीका जो रहा है रिजर्वेशन का और हक का, वो उन्हें पूरी तौर पे दिया जाएगा। पिछले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव था, हमने उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग देखा कि सपा और बसपा, जो दो प्रमुख बहुजन राजनीति करने वाली पार्टियां वहां पे उत्तर प्रदेश में रही हैं, इन्होंने हाथ मिलाया और बहुजन राजनीति का, बहुजन आंदोलन का एक बड़ा सेंटर उत्तर प्रदेश बहुत पहले से रहा है। मान्यवर कांशीराम, उनके पहले भी। तो ये जो गठबंधन टूटा है, क्या बहुजन राजनीति और जो बहुजन आंदोलन करने वाले का जो हौसला है वो कम हुआ है या पहले की तरह या उससे ज्यादा बरकरार है, खास करके समाजवादी पार्टी के खेमे में? समाजवादी पार्टी के खेमे में उत्साह की कोई कमी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बहन जी ने के साथ जो संबंध बनाया और उनका जो सम्मान किया, उसके देश के हर, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, या जो भी बहुजनवादी राजनीति, किसान मजदूर जो लोग थे, उनमें जो उम्मीद है, उनमें से ये उम्मीद बढ़ी कि अखिलेश जी ने ईमानदारी से रिश्ते को बनाया और निभाया। रिश्ता छोड़ के जाने का फैसला उनका था। अब वो पूरा वर्ग उम्मीद करता है कि अखिलेश जी, आपने ईमानदारी से रिश्ते को निभाया और आज जिम्मेदारी ईमानदारी से आपके ऊपर है। पूरे दलित पिछड़े या पूरा किसान मजदूर या पूरा बहुजन जो समाज है, कमेरा समाज है, ये पूरी तरह माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है और अखिलेश जी उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। हमें पता है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है, देश के उन बहुत सारे तबकों की हमसे उम्मीद बढ़ी है और हम जब सरकार में आएंगे इस उम्मीद को पूरा करके उनके विश्वास को मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, कांग्रेस की सक्रियता खास करके बढ़ी है और जिस तरह से कांग्रेस की जो नई टीम है,
उन्होंने भी अपने पुराने टीम को दरकिनार करके नए टीम को उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर उतारा है, प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में। तो इनकी जो सक्रियता बढ़ी है, क्या ये समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए ये नुकसानदायक साबित होगी? नहीं, इनका जो चरित्र है कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का, इनके चरित्र में कोई विशेष फर्क नहीं है। ये पूरे देश की जनता इस बात को जानती है। आज इस देश में चाहे ये जो सांप्रदायिक राजनीति हो, चाहे किसानों के हक मारे जाने की परंपरा हो, चाहे इन काश्तकार जातियों के विस्थापन का मामला हो, इन सब मामलों की बुनियाद में कांग्रेस है। समाजवादी लोग इस देश की जनता के सामने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सच्चाई जनता तक ले जाके उनको बताने का काम करेंगे, और हकीकत जब रख के समाज देखेगा तो सही फैसला लेगा। ये कोई चुनौती नहीं है, इससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भी नए नए प्रयोग अभी हो रहे हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी बनाए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, पहले वहाँ पीस पार्टी हुआ करती थी। इस तरह के छोटे छोटे दलों का उदय समय समय पर उत्तर प्रदेश में हुआ है, अभी भी हो रहे हैं। और इन छोटे छोटे दलों का भी जो मुख्य एजेंडा है वो बहुजन राजनीति है, बहुजन आंदोलन है, बहुजन भागीदारी, हिस्सेदारी है। तो इन छोटे छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में किस तरह का रिश्ता बनेगा, बहुजन आंदोलन और बहुजन राजनीति में किस तरह का हिस्सा बनेगा, और चुनावी राजनीति में किस तरह का हिस्सा बनेगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम अभी 2 दिन पहले जो प्रेस के साथ उन्होंने बातचीत की, और हम लोगों के साथ जो संवाद रहता है कि अगर कोई जो क्षेत्रीय दल है, जो छोटे छोटे तबके का प्रतिनिधित्व करने वाले जो संगठन है, उनसे हम लोग गंभीरता से बात करेंगे। उनकी हिस्सेदारी और उनकी प्रेजेंस जहां जहां पे रहेगी उसको हम स्वीकार करके एडजस्टमेंट की बात हम पहले भी कह चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, और उस चीज को अपने साथ देख के जोड़ के उनकी हिस्सेदारी पे हम लोग चर्चा करेंगे ईमानदारी के साथ। दर्शकों की तरफ से एक सवाल आया है, समाजवादी पार्टी पर जो एक जाति विशेष की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप ये जो आरोप था ये पीछे के दौर के आरोप रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन चीजों से आगे बढ़ के नई टीम में हर तरीके के लोग आप देखेंगे। अभी मैं तो कुर्मी जाति से हूं, अलग अलग जातियों के हैं लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी है, उनके संगठन के फैसलों में उनका दखल है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भी अवसर मिलेगा हमें जनता की सेवा करने का, तो आपको ये साफ दिखाई देगा कि ये समाजवादी पार्टी नए विचारों की, नए नेता की, नई उम्मीदों की और अवसर के बाद नए परिणामों की समाजवादी पार्टी होगी। ये पीछे चीजें छूट चुकी हैं। अभी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश भी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी राज्य है, और सबसे ज्यादा मजदूर भी उत्तर प्रदेश से ही बाहर कमाने जाते हैं, और उनमें से बड़ी संख्या नौजवानों की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद नौजवान यूथ हैं, आप भी युवा हैं। नौजवानों का क्या उम्मीद रहेगा आगामी चुनाव या आगामी बनने वाली सरकार में? उनके जो नौजवानों के जो रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, इन सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी अभी किस तरह से काम कर रही है, और चुनाव के समय में किस तरह से नौजवानों को, एक बड़ा तबका आपके तरफ जाए, उनको लेकर के क्या एजेंडा आपके पास है? 20 करोड़ से बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, और जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, पर व्यक्ति आय, इन हर चीजों में के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक एक चीज पे प्लानिंग समाजवादी पार्टी ने की है कि रीजन वाइज रोजगार कैसे विकसित किए जाएंगे, शिक्षा का ढांचा हम कैसे बदलेंगे। ये जो वर्तमान में जो सरकारों ने मजदूर पैदा करने की जो मशीनरी बना रखी है, एजुकेशन का जो बुरा हाल किया हुआ है, समाजवादी पार्टी बुनियादी फर्क आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षा का पूरा पैटर्न चेंज करेंगे हम।
आज जब इस देश में लॉकडाउन आया, एक विपत्ति आई, तो आपने अपनी जिम्मेदारी से कि अस्पताल हमारे नहीं है, जिम्मेदारी से पेंड छुड़ा लिया। एजुकेशन का बुरा हाल है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। समाजवादियों ने तो हमेशा से एक बात हमेशा स्वीकार की है कि चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम शिक्षा को, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा होगी इसका मॉडल अलग होगा, पूरी दुनिया से कंपीट करने की शिक्षा हम अलग तरीके से उत्तर प्रदेश में विकसित करेंगे। अस्पतालों का ढांचा दुरुस्त करेंगे। व्यापार के लिए हमारे राज्य के मजदूरों को कभी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम यहां पे इस लॉकडाउन के बाद मंडल वाइज अपने प्रोग्राम, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल की नीतियों का सिर्फ विरोध करने रोड पे नहीं जाएंगे। हम उनको यह भी बताएंगे कि रोजगार हम आपको देंगे कैसे, किसान संपन्न बनेगा कैसे। आपको 5 साल के बाद बीरेन जी नया उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और उसका रोड मैप के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। उनको बताएंगे कि आपके विकास के तरीके ये हैं, आप हमसे सवाल करें, हम आपको जवाब दें, और आपके आंख में भी एक सपना दिखाएं कि हमारा भविष्य का उत्तर प्रदेश, जो सपना माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी आंखों में बसाया है कि हमारा यूपी ऐसा होगा, हमारे यूपी में एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, बीमारी से कोई मरेगा नहीं। हम एक ऐसे उत्तर प्रदेश की सपना जो माननीय अखिलेश यादव जी ने सजाई है, उस सपने को जनता के बीच में ले जाके, हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं, अगले पिछड़े के नाम पे नहीं, हम एक आम आदमी की हिस्सेदारी के साथ उस एजेंडे के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और उनको इस बारे में बताएंगे कि ये माननीय अखिलेश यादव जी का ड्रीम है उत्तर प्रदेश को लेकर। दर्शकों की तरफ से एक सवाल और आया है, मैं उसे ले लेता हूं। विचार और सिद्धांत आधारित राजनीति की कितनी संभावनाएं बची है आजकल, या राजनीति सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? मौजूदा समय में सत्ता के बाहर रहते हुए भी गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और तमाम मजलूबों के हितों की फांसीवादी और मनुवादी ताकतों से कैसे रक्षा किया जाए? क्या समाजवादी पार्टी पिछले 2 साल में विपक्ष के कर्तव्यों का माकूल निर्वहन कर रही है, जबकि इन दिनों उत्तर प्रदेश में सवर्ण सामंती ताकतों का वर्चस्व बढ़ा है? क्या A to Z या सर्वजन की बात करके सामाजिक न्याय की राजनीति की जा सकती है? नहीं, सर्वजन तो शब्द ही गलत है। ये तो बुद्ध का दिया हुआ शब्द था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब हम सत्ता में होते हैं तो जनता जो हमें जिम्मेदारी देती है, उस जिम्मेदारी का हम निर्वाह करके सरकार के संचालन का, राज्य के विकास का काम करते हैं। अभी जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है, सरकार चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को दी है। विपक्ष की भूमिका में माननीय अखिलेश यादव जी ने जब भी इस राज्य में कोई घटना घटी है उसकी निंदा की है, अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, उस प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठ के संवाद करके उस पर मीडिया के सामने बात बताई है। रोड पे निकलने का काम समाजवादी पार्टी हमेशा करती रही है। लोहिया जी एक बात हमेशा कहते थे, जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद और सदन आवारा होगी। हम उन्हीं के राजनीति के नए सिपाही हैं। आज कोरोना के इस दौर में हम लोग मजबूरी में घर में बैठे हैं। अगर ये दौर आगे बढ़ता है और ये जुल्म सरकार नहीं करती है तो इस दौर में भी हम जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं रहेंगे। अभी हम प्रतापगढ़ में जाके एक घटना जो घटी थी उसमें हम आवाज उठा के हमारे खिलाफ FIR 2 की है सरकार ने, वो बात अलग है, लेकिन जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशों पे हम लोग निभाते रहे हैं और जब तक हम विपक्ष में निभाते रहेंगे। विचार और सिद्धांत के आधार पर राजनीति संभव है? एक ये बड़ा गजब का सवाल है। समाजवादियों के पास ही तो नीति थी, समाजवादियों के पास ही तो सिद्धांत था। नीति और सिद्धांत से घोषणा पत्र बनाते थे, उसके टाइम फ्रेम में जमीन में उतारने के लिए समाजवादियों के पास ही इतिहास है अपनी सरकारों के खिलाफ। जब उत्तर प्रदेश में आज
नीति सिद्धांत की किसी साथी ने बातचीत की है, उत्तर प्रदेश में आज तक एक ही बजट फायदे में पेश हुआ है, वो बजट भी समाजवादियों ने ही पेश किया था। नीतियों के आधार पे सबको हिस्सेदारी देते हुए, फिजूल खर्ची रोकते हुए, अयासी खत्म करके, जनता के सरोकारों को ध्यान में रख के नीति बना के देश और राज्य को विकास की तरफ ले जाने का जो इतिहास है मेरे दोस्त, वो सिर्फ समाजवादियों के पास है। एक सवाल और आया है, मैं उसे भी ले लेता हूं। समाजवादी पार्टी 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही है? सर, आपसे बहुत उम्मीद है। अभी ये लड़ाई हम सोशल मीडिया और अपने आप जैसे साथियों के माध्यम से, जो भी हमारे पास माध्यम, उसके माध्यम से हम आवाज उठा रहे हैं। सरकार तानाशाही पे उतार हुए। सरकार के यहां उनका ये मानना है कि आप कोई भी आवाज उठाओ। इनकी तो सरकार की दादागिरी यहां तक है कि आज उनके विधायक भी धरने पे बैठने को तैयार हैं उनकी नीतियों के खिलाफ, लेकिन उसकी भी चिंता सरकार को नहीं है। आज हम सिर्फ आपकी हमसे जो उम्मीद है उसमें हम एक ही बात मेरे मित्र कह सकते हैं कि जब भी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जो अवसर अगर आपने हमें दिया, तो ये उम्मीद हम पूरी करेंगे, इस अन्याय को न्याय में बदलेंगे। पूरे देश में अल्पसंख्यक, खास करके मुसलमानों का जो संकट है, जो उनके सुरक्षा का सवाल है, आपने देखा इस रिजीम में, मोदी के रिजीम में जगह जगह कभी गाय के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर उनकी हत्याएं, मॉब लिंचिंग आम बात हो गई थी। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक बड़ा आबादी उत्तर प्रदेश में बसता है और अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का एक रुझान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ हमेशा रहा है और हर वक्त मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहने का काम किया है। लेकिन इस मोदी रिजिम में, योगी आदित्यनाथ के रिजिम में मुसलमानों के ऊपर जो संकट गहराया है, उनको आप कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि ये देश उनका है? उनके सुरक्षा का जो सवाल है, क्योंकि सरकार तो फांसीवादी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार, ऐसा लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, और मुसलमानों के ऊपर संकट है। लेकिन विपक्ष के तौर पर मुसलमानों को सुरक्षा की गारंटी देना, मुसलमानों को इज्जत के साथ जीने की जो बराबरी का हक है इस देश के अंदर, हर एक धर्म के लोगों को, तो मुसलमानों को भी है, तो उनको ये विश्वास दिला पाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास क्या कार्यक्रम है और वो सड़कों पर या फिर जमीन पर उतरकर किस तरह से काम कर रही है? समाजवादी पार्टी का जो सिद्धांत है वो संविधान में पूर्ण निष्ठा है और भारत का संविधान किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी देता है। यहां पे मेरे साथी, मुसलमानों पे तो जो खतरा है, जो उनको दिखाई देता है, यहां कोई हिंदू भी सुरक्षित नहीं है और ना इनको हिंदुओं से कोई प्रेम है। दलित को मारते पीटते, उनकी महिलाओं से उत्पीड़न करते हैं, वो भी हिंदू ही है। यहां किसी को गोली मार देते हैं, उनके रोजगार, ये जो करोड़ों करोड़ मजदूर जो पैदल चल रहे हैं, ये भी हिंदू ही है। इन्हें वोट लेने के लिए ये इनका नाटक और बदतमीजी है। ये इन्हें कोई हिंदुओं से प्रेम नहीं, कोई वो चक्कर नहीं, कुछ भी उन्माद खड़ा करके अगर इन्हें वोट मिलकर सरकार बनती दिखे तो किसी भी तरीके के उन्माद के लिए ये तैयार है। समाजवादी पार्टी में हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्धिस्ट, कोई भी धर्म हो, अभी जितने भी जो अल्पसंख्यक जो समाज है उनमें जो अविश्वास पैदा हुआ है, हमें भी इस बात को लेकर दर्द है। ये देश के लोकतंत्र को कमजोर करता है। इस तरीके की मान्यताएं टूटनी चाहिए। जब भी अवसर समाजवादियों को मिला है, जहां जहां पे भी, उन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का काम किया है। दर्शकों की तरफ से एक सवाल आया है, और पहले भी एक सवाल आया था कि समाजवादी पार्टी पे एक जाति विशेष के पार्टी होने का आरोप लगता रहा है। आपने उनका जवाब दिया। ये दूसरा सवाल है, उसी तरह का सवाल है। समाजवादी पार्टी पर ऊपरी जातियों के, सवर्ण यानी ऊपरी जाति मतलब सवर्ण जातियों के लोगों का तुष्टीकरण या अपीचमेंट का आरोप समय समय पर लगता रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे राजा भैया जैसे अपराधी और दबंग को जेल मंत्री बनाने जैसा कारनामा समाजवादी पार्टी करती रही है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ऐसे भविष्य में नहीं करेगी? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
लोकसभा चुनाव में उसी जिले में जाके उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की गलत फहमियां किसी के दिमाग में हो तो उन्हें बदल लें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय संरक्षक नेताजी या और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनके बाद जब भी किसी बाहुबली ने या उस तरीके की बारे में जिनकी परसेप्शन पब्लिक का है, उस तरीके को लोगों को पार्टी से दूर रखने में एक कड़ा फैसला लिया है। और मैंने आपसे कहा कि ये समाजवादी पार्टी, नई समाजवादी पार्टी, नए संकल्पों की समाजवादी पार्टी और ये नई उम्मीदों की समाजवादी पार्टी है, जिसमें माननीय अखिलेश जी ने अपने तरीके से इसको सजाया संवारा है। यहां पे पढ़े लिखे, समझदार, चाहे आप कितने भी गरीब हो, आपके पास अगर इस देश के, इस राज्य के विकास की कोई रूपरेखा है, समाज को सेवा करने का दृढ़ निश्चय है, तो ये समाजवादी पार्टी उस हर आदमी के लिए उम्मीद है। उसके लिए एक सबसे मुनासिब जगह है जहां पे आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और एक देश और राज्य को नई दिशा दीजिए। ये नई समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी विपक्ष की भूमिका में है, कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, और अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू जी की गिरफ्तारी हुई है सरकार के इशारे पर, और कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, आप भी भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अजय कुमार लल्लू के गिरफ्तारी को लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, किस तरह से सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कहने और सहने की मर्यादा लोकतंत्र की बुनियाद है। कहने और सहने की मर्यादा लोकतंत्र की बुनियाद है। हम समाजवादियों का ये हमेशा से विश्वास रहा है। किसी भी आवाज को दबाने से बात नहीं खत्म होती। उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी विपक्ष में, आपने जिन दलों का नाम लिया वो बात अलग है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है, जमीन पे आके लड़ कौन रहा है, गांव गांव जाके जरूरतमंदों के साथ खड़ा होके उनके सही समय पे उनके साथ कौन आ रहा है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में पूरी जनता, पूरा राज्य सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ देख रहा है, और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी। ये जो लाइव चल रहा है, मेरे अलावे भी इस टीम के 3 साथी हैं, दीपक रंजीत जमशेदपुर से, अजीत तिर्की जमशेदपुर से और विकास, ये 4 लोग अभी इस लाइव को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं आपके साथ, और हम इस टीम के तरफ से आपको फिर से एक बार बधाई देना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना समय द न्यू ग्लासेस को दिया। मैं आप लोगों के जो साथी हैं, इन लोगों के फेसबुक पे पढ़ता रहता हूँ। बहुत जिम्मेदारी से आप अपने ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं। इस दौर में जब सही आवाज के लिए माध्यम बहुत कम बचे हैं, इस दौर में आप लोगों ने एक अमेरिका और विकसित राष्ट्र में जाके खूबसूरत कैरेक्टर, एक जीवन चुनने के बजाय इस देश के किसान और मजदूरों की आवाज उठाने का एक माध्यम और कार्य को चुना। आप निश्चित तौर पे इस बुरे जो वातावरण देश में छाया है उसमें आप एक बहुत महान काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और जो नया भारत बनेगा, हम अभी भी बहुत नाउम्मीद नहीं है, उसमें आपकी काम और आपके इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से याद किया जाएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, मुझे लगता है उसे लेना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी आरएसएस की तरह बौद्धिक संगठन क्यों नहीं बनाती सर? आखिर आरएसएस से टक्कर किस प्रकार से लेंगे? अगर लड़ाई बड़ी हो तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। नहीं, आरएसएस से टक्कर का, आरएसएस की जो भूमिका है वो समाज को तोड़ने, देश को कमजोर करने, इस देश के सारे जो लोकतंत्र की जो स्तंभ है उन्हें खत्म करके यहां फांसीवाद स्थापित कर देने की है। आरएसएस से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं। ये बात समाजवादी पार्टी इसको नए सिरे से इस अपने देश और राज्य के बुद्धिजीवियों को पार्टी के साथ जोड़ के विकास की जो रणनीति, तरक्की के जो रास्ते,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो बनाए, हर बुद्धिजीवी का समाजवादियों के बीच में स्वागत है। कोई अच्छे विचार के साथ, कोई अच्छी भावना के साथ हमारे साथ आता है तो हम काम करेंगे, उनके साथ मिलकर उनसे सीखेंगे और देश और राज्य के लिए कुछ भी अच्छा होगा उसे अपने साथ जोड़ के हम आगे बढ़ाएंगे। आरएसएस से कोई तुलना किसी समाजवादी की नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने तो झूठे, आज उस संगठन ने इस देश को क्या दिया? झूठा प्रधानमंत्री, झूठा मुख्यमंत्री, कुछ भी बोलते हो आप। 15 लाख दे, आज तो उन्होंने इस समाज में ये एक धारणा मजबूत कर दी है कि सरकार में बैठा हुआ आदमी जो बोलता है उसका सच से कोई वास्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भी 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की है और जो लोन देने की बात आ रही है तो एक बड़ा तबका है कि उसके पास कोई पूंजी या इस तरह का नहीं है जिस पर लोन दिया जा सके। जैसे जमीनें नहीं है तो लोन तो किसी जमीन या किसी संपत्ति पे ही दिया जा सकता है। तो जो काश्तकार जातियां हैं, जो श्रमिक है, जो मजदूर हैं, जो दलित और अति पिछड़े जातियों की एक जो ज्यादा संख्या है उसमें, तो उनके पास हाथ ही है। तो क्या हाथ पर लोन दिया जा सकता है? अगर लोन नहीं दिया जा सकता है तो इस लोन की जो प्रक्रिया है इससे एक बड़ा हिस्सा बाहर हो जाएगा। हमको लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार को चेताने का, सुझाव देने का काम आप किस तरह से करेंगे और इन तमाम लोगों को गोलबंद करने का काम किस तरह से? ये उनकी सरकार नहीं है। जिनके पास सिर्फ हाथ है ये उनकी सरकार नहीं है। ये सरकार उनके लिए नहीं है। ये देश उनका नहीं है। इस देश की पूंजी में उनका कोई हिस्सा नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है। इसलिए उन लोगों को इस लोन से, सरकार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? वो ये नहीं कह रही कि गांव में जो लोग गरीब जा रहे हैं रोडों से उन्हें पहुंचाओ, कहते यार इनको खाना दे दो, पानी दे दो। ये कौन सी कोर्ट है? ये किनकी कोर्ट है? ये किनकी नुमाइंदगी करती है? किनके अधिकारों के लिए बनी है? ये संविधान किनके लिए है भाई? सुप्रीम कोर्ट कहती है उन्हें खाना दे दो, पानी दे दो। जब एक उसमें याचिका डाली जाती है कि ये जो प्रवासी लोग, इस देश को बनाने चलाने वाले लोग पैदल जा रहे हैं, तो उसकी सुनवाई से मना कर देते हैं। मीडिया जिसको इस पहरेदारी का काम दिया गया था कि देखो जरा ये सरकार ठीक चल रही है, तो उससे करके तो सरकार की प्रवक्ता बन गए सारे न्यूज चैनल। तो दोस्त ये उनकी सरकार नहीं है, ये चंद लोगों की सरकार है, उन्हीं के लिए फैसला लेती है। बाकी उन लोगों को उम्मीद नहीं, वो एप्लीकेशन ही नहीं डालेंगे। बातचीत बहुत लंबी और बहुत समय भी हो गया है। आखिर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे अखिलेश कटियार जी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो संदेश है, मैं उनके सिपाही होने के नाते उन्हीं का संदेश। उत्तर प्रदेश में हर समाजवादी आपके बीच में आएंगे। ये प्रदेश कुदरत ने से बहुत संपन्न बनाया है, मूल्यों वाला राज्य है। इस राज्य को अपने पैरों पे खड़ा करके ये जो दुनिया, जो हमारे पूरे देश में और जो बाहर जो हमारे राज्य के लोग रह रहे थे, उनके लिए समाजवादी पार्टी रोजगार आपके गांव और आपके कस्बे में उपलब्ध कराएगी, विकास का आपको हिस्सेदार बनाएगी। आपके पास अगर इस राज्य की तरक्की के कोई अच्छे बेहतर तरीके हैं, हम उन अपने साथ उनको साझा करेंगे। हम पूरे प्रदेश के नौजवानों के साथ मिलकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक विकसित और एक अच्छा राज्य आपके साथ मिलकर बनाएंगे और इन जो निराशावादी माहौल है इसको खत्म भी हम आपके साथ मिलकर करेंगे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हमारे साथ अभी तक द न्यू ग्लासेस के लाइव शो में जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार जी। अखिलेश कटियार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत रही।